ठीक है, इसको क्लियर करें। यस सर। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बफर सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप H प्लस या फिर OH माइनस अगर डालते हैं, फिर भी क्या होता है, उसका पीएच काफी हद तक चेंज नहीं करता है। ठीक है, काफी हद तक आपका सॉल्यूशन क्या है, उसका पीएच कांस्टेंट रहता है। सो दैट इज योर बफर सॉल्यूशन। फिर बफर सॉल्यूशन हम लोग बनाते कैसे हैं? तो बफर सॉल्यूशन हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम लोग एसिडिक बफर बनाएंगे या फिर बेसिक बफर बनाएंगे। ठीक है, एसिडिक बफर के लिए अपने को क्या चाहिए? वीक एसिड चाहिए प्लस उसका कुछ सॉल्ट चाहिए। ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। बेसिक बफर के लिए अपने को वीक बेस चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यस सर। बहुत सारे केसेस आप इसके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका CH3COH और CH3CON है, दिस इज अ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो इसका पीएच जो आता है दैट इज, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर बेसिक बफर की हम लोग बात करें तो वहां पे क्या होता है हमारा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी हमारा बेस है। ठीक है, अर्नब आपको एग्जैक्टली डाउट क्या था बफर में? बफर एक्शन होता कैसे? बफर वो एक्शन पीएच होता चेंज नहीं। कैसे? अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं उसको। जैसे हमने ये वाला बफर ले लिया। ठीक है, अपने पास क्या है, वीक एसिड है, CS, हमने लेटेस्ट से हमारे पास ये बफर है CH3CONA प्लस CH3COOH। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, CH3COO माइनस है और हमारे पास सॉल्यूशन में है CH3COOH। ठीक है, ठीक है, तो ये अनायन जो है ये तुरंत वाटर से क्या करेगा, H प्लस लेना चाहेगा ताकि ये बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोलिसिस जैसा हो रहा है। ठीक है, और ये चीज क्या है, इस रिएक्शन का K बहुत हाई होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, के हाई क्यों होगा? क्योंकि इसका रिवर्स रिएक्शन का के बहुत लो है। इधर से इधर Ka 1 होगा, Ka मतलब जो भी है CH3COOH का, एंड दैट इज अ वीक एसिड, तो Ka बहुत लो होगा। अगर Ka लो है तो 1/Ka बहुत हाई होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस K इज वेरी हाई। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सॉल्यूशन में अगर हमने लेटर से बाहर से कुछ एसिड डाला, ठीक है, बाहर से हमने कुछ H प्लस डाला है इसके अंदर, तो H प्लस क्या होगा, जैसे ही हमने H प्लस डाला, लेटेस्ट से हमने 5 मोल इसमें H प्लस डाल दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 5 मोल डालेंगे, तुरंत ही ये क्या होगा, CH3CO माइनस से कंबाइन करके ये बना लेगा, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ऑन द अदर हैंड ये जो हमारा CH3COH है, ठीक है, ये फर्दर जब ब्रेक करेगा H प्लस और CH3COO माइनस में, तो इसका रेट बहुत कम है। समझ में आ रहा है? यस तो इसीलिए हमने बाहर से H प्लस डाला, लेकिन सॉल्यूशन के पीएच में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने H प्लस डाला वो कंज्यूम हो गया और एक लेस आयोनाइजेबल प्रोडक्ट बन गया, जो कि फर्दर टूट नहीं रहा है। तो H प्लस हम लोग को सॉल्यूशन में उतना नहीं मिल रहा है जितना हमने डाला था। क्लियर है आप? फिर से बताइए एक बार। हाँ, हमने जैसे 1000 मोल अगर डाला तो 1000 मोल मिलके ये बन गया, और फिर ये फर्दर जब टूटेगा तो यहाँ पे 1 मोल या 2 मोल ही टूटेगा। समझ में आ रहा है? तो यस सर। इसलिए ऑल्दो आपने 1000 मोल डाला है, लेकिन पीएच के अंदर आपको जो चेंज दिखेगा वो 1 मोल के बराबर दिखेगा। क्लियर है? यस सर। दिस इज हाउ दिस बफर वर्क्स। ओके सर।
तो इसको एक बार सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर करें इसको। यस सर। तो ये आपका बफर था। हाँ, बफर कैपेसिटी, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन आता है। हमको नहीं लगता है नीट के लिए वो जरूरी होगा, बट यस जेई के लिए जरूरी है। हम उसका डेरिवेशन आपको नोट्स के फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला, उसका रिजल्ट आपको अभी याद रखना है बस, ठीक है। तो ये बफर कैपेसिटी क्या होता है, 1 लीटर अपने सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डालें अपॉन नंबर ऑफ, आपको जो चेंज इन पीएच दिखेगा, ठीक है। सो दैट इज योर बफर कैपेसिटी। लेटर से आपने 5 मोल एसिड डाला, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, लेकिन आपको पीएच के अंदर चेंज कितना दिखा, 10⁻⁻5 का नहीं दिखा, कुछ और दिखा, ठीक है, क्योंकि बफर उसमें कुछ CH3CO माइनस उससे रिएक्ट करेगा, फिर जो चेंज इन बफर होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो दैट इज योर बफर कैपेसिटी। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, और ये बफर कैपेसिटी के लिए आप एक चीज, ये रिजल्ट बस याद रखिए। ये कहाँ से आता है वो हम आपको अपने नोट्स में भेज देंगे, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसका मैथमेटिकल फंक्शन निकालते हैं बफर कैपेसिटी का, ठीक है। पाई का फंक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है। बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड जो आपने या फिर बेस जो आपने ऐड किया 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। और फिर इसका आप मैक्सिमा निकालते हैं d5 अपॉन db, और उसको 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो वो आता है आपका रिजल्ट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का, ठीक है। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट आता है कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमारा कब होता है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमारा होता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब 1:1 के रेशियो में आप सॉल्ट और एसिड लेते हैं तब उस सॉल्यूशन का क्या होता है, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस ये रिजल्ट याद रखिए, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो हम उसका मैथमेटिकल वर्किंग आपको भेज देंगे, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। देन कम्स योर कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। क्लियर करें इसको। यस सर। केएसपी में दिक्कत है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं, श्रेया, रिचा, आप लोग में से किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। अनुरिमा आपको? हाँ सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम इसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा ये देखते हैं हमारा जो इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। तो हम जस्ट शेयरिंग माय ठीक नोट्स है विद, सर। नोट्स हमारा कहाँ है? स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पे हमने बफर एक्शन वगैरह का थोड़ा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो अर्नब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम ये पीडीएफ डाल देंगे। और इसके बाद हम लोग वापस आते हैं इंडिकेटर्स पे। हाँ, ओके। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंडिकेटर्स हम लोग को किसी भी रिएक्शन के कंप्लीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन पे कब इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा रीच हुआ है वो हम लोग को क्या करते हैं, इंडिकेटर्स बताते हैं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है हमारा, ये इक्वेशन होल्ड करता है। ये इक्वेशन सबको पता है ना, N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। उसी को यहाँ पे एन फैक्टर और मोलैरिटी के टर्म्स में लिखा है। क्लियर है सबको? यस सर।
तो हम लोग इंडिकेटर को चूज कैसे करते हैं? इंडिकेटर को चूज करने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच हमारा क्या होने वाला है, ठीक है? इक्विवेलेंस पॉइंट पे मोस्ट लाइकली हमारा पीएच क्या होने वाला है, और उसी रेंज के इंडिकेटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो फाइनली पीएच आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 7 के इक्वल होगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा ना, करना होगा, इंडिकेटर चूज करना होगा, ठीक है? सिमिलरली अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को अगर आप टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, इंडिकेटर चूज करना होगा। सिमिलरली अगर आपने वीक एसिड या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करा है, तो वहाँ पे पीएच 7 से ज्यादा होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इंडिकेटर चूज करना होगा। और वीक एसिड और वीक बेस का पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के एंड के बी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर चूज करना होगा, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? Yes, sir. क्लियरिंग दिस। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में होता क्या है असल में, ठीक है? तो इस टाइप के कर्व आप लोगों ने देखे होंगे, देखे हैं? बोलो वालको, ये सब कर्व देखे आप लोगों ने? यस सर। देखो, तो यहाँ हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हम लोग टाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है? और हमारे पास सॉल्यूशन में पहले से क्या है, सॉल्यूशन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस पहले से है, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से वीक एसिड डाल रहे हैं, ठीक है? सिचुएशन क्लियर है सबको? बोलो वालको। यस सर। तो वीक एसिड हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही एसिड हम डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके सॉल्ट बना लेगा, ठीक है? सॉल्ट किसका बनेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है? बोलो वालको। यस सर। तो इनिशियली जब हम इसमें जस्ट डालना शुरू किए, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, कुछ एसिड है, और हमने बाहर से कुछ एक मिनट, क्या सही कर रहे हैं? एक मिनट, हमने शायद यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एसिड नहीं है, वॉल्यूम ऑफ बेस है, ठीक है? सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, और बाहर से हम क्या डाल रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, ठीक है? तो अब जैसे जैसे हम डालेंगे, तो तुरंत हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और सॉल्यूशन में पहले से हमारे पास क्या है, वीक एसिड, ठीक है? तो जैसे ही हमारे पास ये चीज, ये मिक्सचर बने, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो गया, बफर हो गया ना? बोलो वालको। यस सर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का जोन होता है इंडिकेटर का, दैट इज लाइक बफर जोन, ठीक है? तो वहां पे आप भले ही बाहर से बेस डाल रहे हो, लेकिन पीएच आपका ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में मिक्सचर है आपके पास वीक एसिड का और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये चीज क्लियर है? यस सर। फिर आप धीरे धीरे जब इंक्रीज करते हो और ज्यादा बेस डालते डालते हो, तो एक इंस्टेंट आता है जब ये बफर जोन से अपने बाहर आता है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, इसका पीएच एकदम खटाक से डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग योर इक्विवेलेंस, ठीक है? अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, वीक एसिड सारा खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। उसके बाद बस इधर स्ट्रॉन्ग बेस हम बाहर से जो डालते जाएंगे, उसके कारण आपको पीएच दिखेगा। एक मिनट, पीएच ऐसा, पीएच क्यों दिख रहा है ऐसे? पीएच तो आपका बेसिक है फाइनली हमारा सॉल्यूशन, तो पीएच तो हमारा गड़बड़ है, कुछ पता नहीं, मेरे नोट्स में शायद कुछ गड़बड़ी है। लेकिन आप लोग ये कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, कुछ सॉल्ट बनेगा, और डिपेंडिंग ऑन के हमारे सॉल्यूशन में क्या है, एक बफर होगा, और उस बफर के हिसाब से धीरे धीरे वो बफर हमारा
डाइल्यूट होते जाएगा और फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा, जो हम बाहर से डाल रहे हैं सो बचेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? आई थिंक ये ग्राफ थोड़ा मतलब यहाँ पे कुछ लिखा गलत है शायद। अगर ये सिचुएशन हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बफर से शुरू होगा और ऐसे ऐसे जाके फाइनली हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा और उसके कारण हमारा पीएच क्या होगा, 14 के आसपास आएगा। 14 मतलब 7 के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वाला फिगर हमारा गलत है। ये चीज क्लियर है सबको कैसे ऐसे हो रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका एक आप फोटो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पे फिर एक हमने केस स्टडी किया। ठीक है, हम यहाँ पे टाइट्रेशन करा रहे किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, और हमने क्या किया इसके लिए, हमारा जो HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, बाहर से HCl सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें हम लोग बाहर से NaOH डालते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरा टेबल बनाया है और कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है ये सब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो T इक्वल टू जीरो पे NaOH हमने अभी डाला नहीं है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0.1 जो इनिशियली थी वही है। ठीक है, पीएच हमारा 1 है। समझ में आ रहा है सबको? एक बार रिपीट कीजिए। हाँ देखो, इनिशियली हमने क्या किया, हमारे पास देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, दिस इज योर HCl। ठीक है, और उसका 40 ml है अपने पास और इसकी वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोल। ठीक है, हम लोग बाहर से इसमें क्या डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो T इक्वल टू 0 पे इसकी pH कितनी है, 0.1। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.1 है, pH है 1। ठीक है, T इक्वल टू T1 पे क्या किया, अब तक हमने 10 ml डाल दिया ये। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसमें 10 ml डाल दिया तो क्या हुआ, इसका आपने बेसिकली 1 मिलीमोल इसके अंदर NaOH डाल दिया, तो 1 मिलीमोल HCl के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्यूशन में आपके पास कितने बचेंगे, 3 मोल H प्लस बचेंगे अपॉन 50। अब वॉल्यूम आपका क्या हो चुका है, 40 प्लस 10 50 हो चुका है। क्लियर है सबको? तो पीएच थोड़ा सा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्योंकि बाहर से आपने बेस डाला। फिर T इक्वल टू 20 पे, सॉरी किसी T2 टाइम पे आपने क्या किया, 20 ml तक डाल दिया। ठीक है, अब 20 ml अगर आपने डाला तो NaOH आपने कितना डाला, 2 मिलीमोल। HCl पहले था 4, अब NaCl बन चुका है 2, पानी बन चुका है 2 और HCl कितना बचेगा हमारे पास, 2। क्लियर है? बोलो Yes, बोलो। sir. हाँ, फिर इसी तरह इसको आप एनालाइज करिए, यहाँ से T4 इस तरह से करते करते ये वाला मोमेंट इंपॉर्टेंट है। T इक्वल टू 39 ml पे क्या हो रहा है। ठीक है, 39 ml पे आपने 3.9 ml अभी तक NaOH डाल दिया और आपके पास 4 मोल HCl पहले से था, तो अब HCl आपके पास कितना बचा, 0.1 मोल। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो चुका है, 79। क्लियर है? तो पीएच आपको Yes, कितना sir. देखने को मिलेगा, 2.9 इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके पहले से रखी हुई। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप भले ही NaOH आप इक्वल अमाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन पीएच के अंदर जो आपको चेंज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बहुत स्टार्टिंग में बहुत कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप 40 के इक्वल पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो चेंज दिखेगा वो बहुत ड्रास्टिक दिखेगा। जैसे 2.9, फिर अगला बस 0.9 ml आपने डाला और ये 3.9 बन गया। जैसे ही ये 40 हो तो पीएच आपका क्या हो गया, 7। तो 3.9 से 7 आप देख रहे हैं, बस 0.1 ml डालने के कारण इतना ड्रास्टिक चेंज आया पीएच में। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज द रीजन व्हाई हमारा कर्व क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे एकदम खटाक से इंक्रीज करता है। ठीक है, या फिर खटाक से डिक्रीज करता है, डिपेंडिंग ऑन आपका टाइट्रेशन कैसे चल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज क्लियर है सबको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, हम क्लियर कर रहे हैं इसको। फिर इसके जस्ट आगे का कुछ इंस्टेंस देखते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 40 पे क्या हुआ अपने पास, 40 पे अब हमारे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो चुका है, pH हमारा 7 हो चुका है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, HCl नहीं है। ठीक है, अब जो हम फर्दर NaOH डालेंगे उससे क्या होगा, उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, अब हमारे पास H प्लस है नहीं सॉल्यूशन में, अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमारा पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई एट इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोग को क्या होता है, एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है ये सबको? सर रिपीट कर सकते हो इक्विवेलेंस पॉइंट पे? हाँ, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप देखिए ना, पीएच की जो हम देखें यहाँ पे, यहाँ से 0 से 10 ml हमने डाला, पीएच के अंदर चेंज कितना होगा, 0.22। ठीक है, बहुत कम चेंज 2 हुआ। फिर अगला 10 ml डाला, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर 10 ml डाला, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, फिर अगला 10 ml, जैसे हम 40 के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पीएच में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ड्रास्टिक आ रहा है, देख रहे हैं। जस्ट 9 ml पे आपने क्या हुआ, ये 1.8 का 2.9 हो गया, फिर जस्ट 0.19 ml पे कितना हुआ, 2.9 का 3.9 हो गया। ठीक है, फिर अगले जस्ट 0.1 ml पे 3.9 का 7 हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट का इंक्रीज हो गया जस्ट 0.1 ml पे। फिर अगला 0.1 ml पे अगले 3 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दिस शार्प इंक्रीज इन द पीक। ठीक है, सर वो लास्ट 0.1 में इतना कैसे चेंज हो गया? लास्ट 0.1 में क्योंकि उसके बाद OH माइनस है ना, ओह, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और इसका क्या है, 80.1 आपका टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज concentration हाँ, of H plus into concentration of OH minus this remains constant। ठीक है, हम्म, तो OH माइनस का बहुत कॉन्सेंट्रेशन हल्का, अच्छा, बहुत कम से इंक्रीज होना शुरू हुआ अभी, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। दैट इज हाउ यू आर गेटिंग दिस। ओके ओके, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, सिमिलरली इसमें अलग अलग नोट्स बना के आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 केस लिए, ये वाला अगला, अभी तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देखा, ये वाला केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम जब टाइट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच स्टार्टिंग में क्या होगा, जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अगर बहुत ज्यादा है तो उसका हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फंडा ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि साल्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में एसिड से ज्यादा है। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। फिर सॉल्ट और एसिड का रेशियो अगर 0.1 से 10 के बीच है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और एसिड का डिसोसिएशन दोनों साथ में होगा और हमारा सॉल्यूशन किसके आइडेंटिकल होगा, बफर के। ठीक है, और अगर सॉल्ट और एसिड का कंसेंट्रेशन, सॉल्ट इसका रेशियो अगर 10 से कम है, मतलब हमारे पास क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत कम है और एसिड बहुत ज्यादा है, मतलब प्रैक्टिकली आप मान सकते हैं कि सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड है, सॉल्ट है ही नहीं, तो इसका हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ठीक है, ओके सर। तो एसिड का हम लोग डिसोसिएशन लेते थे ना कि क्या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये पीएच जो है उसमें भी हम लोगों ने यही किया है, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से करेंगे, क्योंकि हमारे पास NaOH हम डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में मेजरली क्या है, हमारे पास वीक एसिड है। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो इसलिए इनिशियली हम लोग ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से करेंगे, फिर एक इंस्टेंट, एक बीच में रेंज आएगा जब सॉल्ट और एसिड दोनों क्या होगा, कंपेरेबल रेशियो में होंगे, तो वहां पे हम लोग यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बफर इसका पीएच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर एंड में क्या होगा, जब हमारा पूरा का पूरा एसिड खत्म हो चुका है, अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एसिड, तो उसका पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्किंग ऑफ इंडिकेटर्स। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, हम इसको क्लियर करते हैं।
क्लियरिंग दिस। तो इस तरह से अलग अलग केस दिया हुआ है। ये सब केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट थिंक ये आएगा, बट स्टिल आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये H3PO3 का अगर आप टाइट्रेशन करें, ठीक है, तो 3 स्टेप में इसका टाइट्रेशन होता है, ठीक है। आपको क्या, ये एक स्टेप हुआ, यहाँ पे एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, रुको मेरे को दूसरा मार्क करूँ। यहाँ पे आपको एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिला, यहाँ पे एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिला, यहाँ पे एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिला, ठीक है। 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप, हमने बहुत डिटेल में इसको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। स्टार्टिंग में हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। बी तक जाते जाते, बी से सी तक का जो जर्नी होगा, दैट विल बी लाइक बफर, ठीक है। फिर सी से डी तक, सी से डी तक इट विल बिहेव लाइक अ एम्फीप्रोटिक अनायन, वहां पे अनायन हमारा ये चीज, ठीक है। फिर डी से ई तक हमारा फिर थोड़ा बफर होगा, ठीक है, डी के आसपास ये चीज हमारा क्या है, थोड़ा सा बफर है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे के केस में क्या होगा, ई से एफ तक, फिर यहाँ पे अनायन, एम्फीप्रोटिक अनायन का जो केस था, एक मिनट इसको नीचे कर, ई वाला केस एम्फीप्रोटिक अनायन का केस है, और यहाँ पे अनायन हमारा क्या हो गया, HPO4-, ठीक है। और एफ, फिर अगेन एफ वाला रीजन हमारा बफर का होगा, एफ वाला रीजन हमारा बफर का है, ठीक है। वहाँ पे सॉल्यूशन पीएस ऐसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बचेगा, तो उसको हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से करेंगे। तो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो फिर इंडिकेटर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, हमने बहुत टाइम लेके ये कलेक्ट किया है, दिमाग लगा के, ठीक है। तो इसको देख लो, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, स्टेप वाइज यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हैं इसको सेफली, आई डोंट थिंक ये कभी पूछेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, ठीक है। ओके, और क्या है, और बताओ अर्नब, और क्या डाउट था आपको। सिमिलरली Na2, बस हाँ और बोलिए। कुछ नहीं। और कुछ नहीं, चलो ठीक है। ओके, हाउ इंडिकेटर्स वर्क। तो इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, तो इंडिकेटर बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में वो क्या करता है, अलग अलग कलर शो करता है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन बेसिकली ये होता है, ये आपका रिएक्शन होता है, HIN कोई इंडिकेटर है, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर ये इस फॉर्म में रहेगा तो इसका कलर कुछ रहेगा, और अगर ये इस फॉर्म में रहेगा तो इसका कलर कुछ रहेगा, दैट्स इट। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको IN- और HIN का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। एसिडिक अगर आप बढ़ा देंगे तो रिएक्शन क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल, और आपको कलर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपने कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, और फिर आपको क्या होगा, कलर 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ वो जो हाइड्रोलिसिस का हम लोग देखे थे, ठीक है। पीएच इक्वल टू पीके प्लस IN- अपॉन HIN, ठीक है। So like this. Anyone wants to ask any doubt or something? चलो ठीक है, then we are ending the class here. Thank you very much. हम ये शीट अपलोड कर देंगे, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।